आजकल का युवा पीढ़ी जो अपने भविष्य के चिंतन को लेकर काफ़ी चिंतित रहता है, अपने भविष्य को कैसे संजोए, कैसे बढ़ाए, कैसे सहेजे, इसके लिए बहुत चिंतित रहता है। वहीं एक युवा ऐसा निकलता है जो राष्ट्र चिंतन की बात कर जाता है, और राष्ट्र चिंतन की बात करते करते ये जो हमारे हाथों में किताब है राष्ट्र चिंतन, इसको लिख डालते हैं। ये कुशीनगर जनपद का एक ऐसा गाँव है धरहरा, जहाँ का इतिहास भी बहुत व्यापक रहा है, और कहीं ना कहीं कुशीनगर जो अपनी हमेशा ही ऐतिहासिक परिचय के लिए जाना गया है, मल्लों की राजधानी रही है, बुद्ध की नगरी कही जाती है ये। और यहाँ पे एक ऐसे युवा निकलते हैं विनय कुमार पांडे, जो पेशे से एक बैंकर असिस्टेंट मैनेजर हैं, लेकिन अपने व्यस्ततम समय में समय निकालकर राष्ट्र चिंतन जैसे किताब को लिख डालते हैं। तो आज सीधा मुलाकात करते हैं और पूछते हैं कि जब राष्ट्र चिंतन लिखा गया है तो आखिर इनके मन में क्या है, क्या भाव रहा है, और किस तरीके से एक युवा वर्ग क्या सोच के लिखा है इस किताब को, ये जानते हैं और सीधा विचारधारा आपके बीच रखते हैं। एक बैंकर या एक लेखक, सीधे तौर पे जनता को हमने बता दिया है कि एक युवा विनय कुमार पांडे और एक लेखक भी हैं और वैसे से एक बैंकर भी हैं। देखिए, सबसे पहले स्वागत ही कर लेते हैं आपका। बिल्कुल बिल्कुल, नमस्कार। मैं विनय कुमार पांडे। अगर आप कह रहे हैं कि बैंकर या लेखक, तो देखा जाए तो बैंकर और लेखक दोनों ही समाज सेवी होता है। चाहे बैंक में मैं समाज की सेवा कर लूँ, या लेखक बन के देश की सेवा कर लूँ, राष्ट्र की सेवा कर लूँ और अपने समाज की सेवा कर लूँ, तो एक तरह से देखा जाए तो मैं बैंकर और लेखक दोनों ही मैं अपने आप में संजोए हुए हूँ, और दोनों तरह से मैं राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित अपने आप को कर रहा हूँ। तो राष्ट्र चिंतन जो इतना बड़ा किताब, राष्ट्र निर्माण के लिए एक कदम जो आपने लिखा है, तो क्या भाव रहा है जब लिखा आपने? क्या इसके पीछे क्या लॉजिक रहा, क्या सोच रहा कि आपने राष्ट्र चिंतन? देखिए, इसके पीछे लॉजिक यही रहा है कि जब मैं बचपन में था तो मेरे गांव में डोल का मेला भी आया करता था, और मेरे गांव के बगल में ही एक टोला है पांडेपट्टी, वहाँ पे काफ़ी मुस्लिम आबादी है। तो मुसलमान लोग भी तजिया लेके हमारे दरवाजे तक आते थे। एक समय था, मैं बहुत छोटा था उस समय, करीब 10। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि समाज का जो ताना बाना है ये टूट रहा है, और सामाजिक समरसता कहीं समाप्त होने की स्थिति में मुझे ऐसा लग रहा था कि समाज में ताना बाना और सामाजिक समरसता कम हो जा रही है, कमज़ोर होती जा रही है। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर, चूँकि मैं मेरी शिक्षा दीक्षा भी, जो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हुई वो भी यहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा संचालित विद्या भारती महर्षि अरविंद विद्या मंदिर कसिया कुशीनगर से ही मेरी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हुई। इसके बाद से मैं पावन नगर महावीर इंटर कॉलेज फाजीनगर में मेरा 10वीं 12वीं मैंने कंप्लीट किया। इसके बाद बुद्ध स्नातकोत्तर महाविद्यालय कुशीनगर से मैं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री लिया। तो एक काफ़ी समय अंतराल के बाद जब हम लोग होश संभाले, तो मैं जब ग्रेजुएशन कर रहा था उस समय काफ़ी बड़ा हो गया था, और मैं फिर तजिया का मेला या इस तरह का डोल का मेला कभी हम लोग के दरवाजे पे आना जाना बंद हो गया था उस समय तक। संस्कृति हाँ, या बंद रीति हो गई रिवाज थी। यूं कहें कि टूट गया। जी जी। तो फिर मुझे लगा कि कहीं ना कहीं देश में सांप्रदायिकता बढ़ रही है और सामाजिक ताने बाने कम हो रहे हैं। तो आपने लिखा भी सांप्रदायिकता के बारे में कि सांप्रदायिकता जो शब्द था, पहले भारत की जनता जो है इस शब्द को नहीं जानती थी या नहीं पहचानती थी, लेकिन अब धीरे धीरे सांप्रदायिकता जो शब्द है ये बढ़ता गया, तूल पकड़ता गया। बच्चा आज के डेट में सांप्रदायिकता वाली चीज़ को बहुत अच्छे से समझ रहा है, और कहीं ना कहीं से वो प्रभावित भी हो रहा है। देश का हर वर्ग और समाज का एक छोटा सा हिस्सा कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझ रहा है, और कहीं ना कहीं से प्रभावित भी हो रहा है। तो जहाँ भारत विश्व बंधुत्व की भावना को लेके ओतप्रोत है, हम कहते हैं कि हम विश्व गुरु हैं, और विश्व बंधुत्व की भावना अर्थात कि हम लोग विदेशी लोगों को भी अपना भाई मानते हैं, अपना बंधु मानते हैं। तो ऐसे में विश्व बंधुत्व की तो कहाँ, हम देश में ही सांप्रदायिकता की आग लगी हुई है, और देश ही हमसे नहीं संजोया जा रहा है। देश में ही जो मुख्य रूप से जो 4 धर्म है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और बौद्ध पारसी जैनिज्म जो भी है, तो यही मतलब हम लोग आपस में ही एक दूसरे से देश भावना रख रहे हैं, एक दूसरे के धर्म को नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगा कि क्यों ना हम कुछ ऐसा प्रयास करें जिससे देश की अखंडता एकता बरकरार रहे। यही सब चीज़ों को लेकर मैं इस पुस्तक को लिखा हूँ। राष्ट्र चिंतन, जी, राष्ट्र के प्रति चिंतन करना चाहिए। जी जी, जैसे तौर पे आपने, लेकिन अगर पूछें कि राष्ट्र चिंतन आपने किताब लिख दिया, इसमें बहुत सारे ऐसे आपने लेख लिखे हैं जो कहीं ना कहीं युवा पीढ़ियों को भी आकर्षित कर रहा है, और कहीं ना कहीं नई चीज़ भी है। जी, जैसे अगर हम देखें, इसमें लिखा है कि राष्ट्र निर्माण में मितव्ययता भी जरूरी है। बिल्कुल। तो ये क्या? देखिए, आज का जो समाज है ना, इतना अमितव्ययी होते जा रहा है, खर्चीला होते जा रहा है। जो कम बजट के लोग हैं वो भी एड़ी चोटी का बल लगा के अधिक से अधिक व्यय कर रहे हैं। एक तरह से अगर ठेठ में कहा जाए तो अपनी औकात भूल के छोटे से छोटा
वर्ग भी अधिक से अधिक खर्च कर रहा है। और उस खर्च का, अगर देश को आप अपना घर समझ रहे हैं, तो उस खर्च का पूरे देश के किसी न कहीं सकल व्यय पे उसका असर कहीं ना कहीं पड़ ही रहा है। अगर कोई भी चीज़ हम खरीद रहे हैं और अधिक से अधिक व्यय कर रहे हैं, तो उसका देश के सकल व्यय पे उसका खर्च पड़ रहा है। देश के आर्थिक अर्थ पे कहीं ना कहीं वो बोझ हो रहा है उसके लिए। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर मैं युवाओं को खास तौर पे, जो महंगे मोबाइल रख रहे हैं, महंगी महंगी गाड़ियां रख रहे हैं और बेफजूल बेमतलब का पेट्रोल डीजल का अपव्यय कर रहे हैं, जहाँ पे हम 4 कदम पैदल भी जाके अपना काम कर सकते हैं, वहाँ के लिए भी बाइक से ही जाना आना। जहाँ हम टू व्हीलर का भी इस्तेमाल करके हम कहीं अधिक 50-60 किलोमीटर जा सकते हैं, वहाँ भी 4 व्हीलर, और वो भी अकेले आदमी के लिए। तो ये सब चीज़ें मुझे बहुत आहत करती हैं और मैं इन सब चीज़ों को बहुत व्यक्तिगत जीवन में भी मैं उतारता हूँ। अभी मेरे गांव के लोग कहते हैं कि विनय जी, आपके पास 4 व्हीलर है तो आप क्यों नहीं 4 व्हीलर से चलते हैं। तो मैं उनको यही एक उदाहरण देता हूँ कि भाई, हम कोई मशीन खोलते हैं या कोई भी, जहाँ पे 8 इंच की सिलाई की ज़रूरत होती है, रिंच की ज़रूरत होती है, हम 8 इंच वाला यूज़ करते हैं। जहाँ 10 इंच की ज़रूरत है 10 इंच का है। अगर हमको व्यक्तिगत कहीं जाना है, फाइनर कुशीनगर पड़ रहा ना, तो हम पैदल, मुझे जाना है बाइक से जाना है तो हम बाइक से जा सकते हैं। वहाँ अगर व्यक्तिगत जाने के लिए हम 4 व्हीलर का यूज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं की आर्थिक स्थिति पे बुरा प्रभाव डालेगा ही डालेगा। कहीं ना कहीं ये विचार अब निजी विचार बनते जा रहे हैं। और जैसे अगर हम बात करें कि राष्ट्र चिंतन प्रमुख किन बिंदुओं के लिए जाना जाएगा, कि क्या किन बिंदुओं पे आपने प्रमुखता से किन किन बिंदुओं पे आपने लिखा है, भविष्य में या फिर इस समय किन बिंदुओं के लिए जाना जाएगा, पहचाना जाएगा राष्ट्रीय चिंतन, जो आपने पहली बार ये शायद बुक लिखा है आपने? ये पुस्तक मैं पूरे देश को अपना घर समझ के लिखा हूँ और मुझे जहाँ भी कमियाँ महसूस हुई हैं कि ये चीज़ें हमारे देश रूपी घर को परेशान कर रही हैं या देश रूपी घर के आर्थिक बजट को प्रभावित कर रही हैं, कुप्रभावित कर रही हैं, तो उन सभी बिंदुओं को मैंने लिखा है। जैसे कि अभी संसद भवन में भाषाओं की जो गरिमा है वो गिरती हुई चली जा रही है। अभी अटल जी के ज़माने में उस समय भी पक्ष विपक्ष हुआ करता था, लेकिन आज के पक्ष विपक्ष से कहीं बेहतर था। इस समय जिस प्रकार से एक विपक्षी किसी पक्ष पे या पक्ष वाले विपक्ष पे जिस तरह से किसी तरह का दोषारोपण कर रहे हैं, मर्यादाओं का उल्लंघन हो रहा है, बस उन्हीं सब चीज़ों को लेकर मैंने उस पर भी फोकस किया है। इसके बाद से देश में समरसता बनाए रखने के लिए बहुत तरह के सुझाव को मैंने पुस्तक में डाला है। इसके बाद अपने देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी को कंट्रोल करने के लिए भी बहुत सारे सुझाव मैंने दिए हैं। और इन्हीं सब के क्रम में किसानों के लिए मैंने नैनो टेक्नोलॉजी कैसे इस्तेमाल की जाए, नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, कैसे हम करके देश की सकल उत्पादन बढ़ा सकते हैं, तो किसानों के लिए मैंने बहुत अच्छा उसमें अपने पुस्तक में डाला है कि नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, उसका कैसे हम इस्तेमाल करें। इसके बाद अगर देखा जाए तो हिंदी भाषा जो है, हिंदी भाषा अभी अपने देश का जो युवा है, या अभी चले जाइए मेट्रो सिटी में, दिल्ली, मुंबई, आगरा या कहीं भी आप केरल, कर्नाटक चले जाइए, तो युवा हिंदुस्तानी है और हिंदी बोलने में ही उसको झिझक आ रही है। तो इसलिए मैंने अपने पुस्तक में मैंने हिंदी भाषा के महत्व को बताया है और हिंदी हमारी माँ है, वो हमारी कैसे हमारा पालन पोषण की है, उस चीज़ को भी मैंने बहुत ही बुद्धिमानी पूर्वक रखा है। हम लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको डाल देंगे, ताकि राष्ट्र चिंतन का ये जो बुक है, अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो सीधे तौर पे आप तक पहुंच जाएगा और उस पर पढ़ सकते हैं आप। युवा लेखक हैं विनय कुमार पांडे, जो कुशीनगर की धरा से हैं, बुद्ध नगरी से हैं, और धरहरा जो एक छोटा सा गांव है, लेकिन कुशीनगर और फाजिलनगर विधानसभा हमेशा ही अपने व्यापक इतिहास के लिए पहचाना जाता है। पावा की नगर है, बुद्ध नगरी है, हमेशा ही बहुत उथल पुथल में तो नहीं कहेंगे, लेकिन अपने ऐतिहासिक कार्यों के लिए हमेशा ही जाना जाता है, पहचाना भी जाता है। और जब युवा लेखक हैं विनय कुमार पांडे, और देखिए युवाओं जब कुछ करते हैं, कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं, तो मुझे लगता है कि उनका बढ़ चढ़ कर साथ भी देना चाहिए, और कहीं ना कहीं आप भी इनका सहयोग कीजिए, साथ दीजिए और आशीर्वाद भी देते रहिए, ताकि ऐसे तमाम युवा ऐसे कार्य करने के लिए आमदा हों, आतुर रहें और हमेशा करते भी रहें। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए। मैं हूं विकास श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं बिहार दस्तक। धन्यवाद।